हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट्स, हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर लास्ट कर लिया था डायनामिक्स ऑफ अ सिंगल पार्टिकल, राइट। उसके अंदर हमें सारे कॉन्सेप्ट बताने पड़े इसके अंदर, ठीक है। अब क्योंकि हमें सारी चीज़ें पता चल गई हैं तो हम कुछ ही किसके अंदर बताएंगे, आपके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बताएंगे, ठीक है। सारे के सारे एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ हमने देखा था सारी की सारी चीज़ें हम फोर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, लास्ट फोर्स तक इसको कैलकुलेट करके दिखाना है कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जब हम डायनामिक्स देखते हैं तो लास्ट हमारे पास फोर्स का रिजल्ट किसके अंदर आता है, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप फोर्स तक कर रहे थे, लेकिन फिर वहाँ देखा हमने कि फोर्स को आगे फॉर्मूले में यूज़ कर करके हम वेरियस टाइप की क्वांटिटीज़ को इवेलुएट कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे खाली फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, फोर्स तक ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसको हम फिर कंजर्वेशन थ्योरम्स देखेंगे, उनके अंदर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिए, आज के टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए, डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। अब हमने क्या कंसिडर करना है बच्चे, ध्यान से देखना, ठीक है। ध्यान से देखोगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर। अब देखो, आपने क्या कर रखा है, एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल लिया हुआ है, ठीक है। अगर मेरे पास खाली एक पार्टिकल होता तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो फोर्स लगाया था ना, सिर्फ मैं उसी फोर्स के बारे में बात कर रही हूँ, और मैं जो फोर्स लगाती हूँ उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स, राइट। अब वहाँ पे तो एक सिंगल पार्टिकल था, लेकिन अब क्या बात कर रहे हो, सिस्टम ऑफ अ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसका मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टिकल है। मैंने मान लिया कि वहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, हमने कंसिडर कर लिया वहाँ पे कि वहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। अगर वहाँ पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सिस्टम था, इसके अंदर आप बाहर से तो फोर्स लगा ही रहे थे और हमारे पास यहाँ पे भी पार्टिकल्स हैं। अब आपको पता है ये जो पार्टिकल्स है ये आपके स्टेशनरी तो नहीं है, ठीक है। अगर स्टेशनरी नहीं है तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर भी फोर्स लगाएगा, यानी कि ये आपस में जो पार्टिकल्स है वो कॉलिजन करेंगे और एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेके चलते हैं तो हमारे पास जो फोर्स का कंट्रीब्यूशन होता है वो ओनली एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, हमारे पार्टिकल्स के अंदर के बीच का जो आपके दोनों पार्टिकल के इंटरेक्शन की वजह से जो इंटरनल फोर्स क्रिएट होता है उसका भी कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। फिर हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में देखेंगे कि एक्चुअली में बच कौन सा गया, क्या आप इसकी वजह से देख पा रहे हो या खाली जो आपने बाहर से लगाया था वो ही एप्लीकेबल होता है, अंदर वाला आपका कैंसिल हो जाता है। हमें ये चीज़ देखना है। क्यों मैंने कैंसिल वर्ड इसके लिए क्यों यूज़ किया, मैंने कैंसिल वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि क्योंकि अभी आपको बतानी नहीं है किसी को ये बात, मैंने बताई आपको ये, ठीक है। किसी को मत बताना, बिल्कुल भी मत बताना। क्या नहीं बताओगे, क्योंकि शुरू में तो हमें ये लिखना पड़ेगा कि हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स भी है प्लस में इंटरनल फोर्स भी है, हम तो पहले यही बताएंगे। लेकिन मैंने आपको ये बात बताई क्या कि दोनों पार्टिकल्स के बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आप अपने दिमाग पे जोर दे रहे होंगे दोनों कैंसिल कैसे हो गए, फोर्स तो लगा ही रहे हैं। आपने ये देखा ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, दोनों क्या है, फोर्स इक्वल है, क्योंकि पार्टिकल तो वही लेके चलोगे जो सेम है। मैंने क्या यहाँ पे लिखा है कि आपके डिस्टिंग्विश पार्टिकल में कंसिडर कर रही हूँ, मैंने नहीं बोला। मतलब एक पार्टिकल जैसा है दूसरा पार्टिकल वैसा ही है, एक पार्टिकल दूसरे पे जैसा फोर्स लगाएगा दूसरा भी पहले के ऊपर वैसा ही फोर्स लगाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों आपस के इंटरनल फोर्स को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, और लास्ट में जो फोर्स बचेगा वो मेरा वही दिखेगा जो मैं बाहर से लगा रही हूँ, अंदर वाला फोर्स तो कैंसिल हो जाएगा। लेकिन मुझे बताना तो पड़ेगा बंदे को, भाई अब पूरा डेरिवेशन कर रहे हैं, मैं एक लाइन में तो खत्म नहीं कर सकती ना, पेपर में तो पूरे मार्क्स का आएगा है ना, पेपर में तो ये पूरे मार्क्स का आएगा। इसीलिए हमें तो क्या करके दिखाना पड़ेगा, पूरा करके दिखाना पड़ेगा, इसको एक एक स्टेप बताना पड़ेगा कि भाई तुम ये एन पार्टिकल्स लेके चलते हो, ठीक है, इसके अंदर एक्सटर्नल फोर्स तुम लगा रहे हो, पार्टिकल्स ज़्यादा हैं इसी वजह से एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे तो टोटल फोर्स इसका प्लस में इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं इंटरनल फोर्स को क्या करके दिखाऊंगी, कैंसिल करके दिखाऊंगी, और ये बताऊंगी लास्ट में कि फाइनल जो पार्टिकल के कोई भी एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे यहाँ पे जिसको
बोलेंगे ith पार्टिकल, ठीक है। उस पार्टिकल के ऊपर फोर्स मैं ये दिखाऊंगी कि इसके ऊपर से ना आ रहा कुछ भी, इंटरनल फोर्स से कुछ भी नहीं हो रहा, और किसका आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्स का आ रहा है, ठीक है। हमें जस्ट वो बताना है इसके अंदर। अगर वही फोर्स इसके अंदर बताना है तो डायनामिक्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल को स्टार्ट कर देते हैं। थ्योरी तो समझ में आ गई, करनी क्या है। अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी तो करके आना बच्चे पेपर में, हम खाली बता के कोई आ जाएंगे, करके भी तो आएंगे मैथमेटिकल पोर्शन, ठीक है। तो मैथमेटिकल पोर्शन के लिए आपको तो पता है, अब पेपर को लिखने का पोर्शन जो आपका अटेम्प्ट करने का होना चाहिए, उसके अंदर क्या इंक्लूड होनी चाहिए, स्टेटमेंट इंक्लूड होनी चाहिए, मैथमेटिकल पोर्शन इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो वो दोनों, और अगर कोई फिगर है तो फिगर को बना के आइए, और बेटर है समझ में आने के लिए, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। अब यहाँ पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो मोर देन वन पार्टिकल बोल देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। व्हेन ए सिस्टम कंसिस्ट ऑफ more than one particle, then two type of forces, namely external force and internal force, act on the particles. The external forces are those, कौन से होते हैं एक्सटर्नल, जो हम लगा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सोर्स से लगा रही हूँ मैं बाहर से, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेस आर दोज विच exerted by sources, ठीक है, and not belonging to system, whereas the internal forces are those which arise due to interaction between the particle of system themselves, ठीक है। जो पार्टिकल्स के बीच में लगता है उसको ये बोलते हैं, और जो बाहर से अप्लाई कर रही है उसको एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। अब आगे देखो, अब इसको ऐसे बोलते हैं तो इसका मतलब टोटल फोर्स जो लगेगा इन दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा, ठीक है। इन सच ए केस, इफ देयर आर एन पार्टिकल, so equation of motion of ith particle in terms of Newton second law can be एक्सप्रेस्ड एज, आपने देखा होगा कि मैंने जो आपको फर्स्ट डायनेमिक्स ऑफ द सिंगल पार्टिकल करवाया था तब भी हमने सेकेंड लॉ से स्टार्ट करके उसको बताया था, ठीक है। तो अब अगर एन पार्टिकल, मैंने बताया था ना इसको एन पार्टिकल लेके चल ले, तो इसके अंदर ith पार्टिकल कंसिडर कर लेती हूँ, उसके ऊपर देखेंगे सारे फोर्स को, ठीक है। तो हम यहाँ पे उसी के ऊपर फोर्स को देख रहे हैं। तो फोर्स ऑफ द ith पार्टिकल कितना हो गया बच्चे, आपका फोर्स ith पार्टिकल के ऊपर है, लेकिन एक्सटर्नल जो लग रहा है वो,
ठीक है, प्लस में आपका कौन सा समीशन ऑफ आपका j इज इक्वल टू 1 to n आपका f ऑफ आई जे, ठीक है। अभी बताती हूँ क्या मतलब है इनका। इसका मतलब ये है एक्सटर्नल फोर्स जो लग रहा था ith पार्टिकल के ऊपर वो, ठीक है, और jth पार्टिकल यानी कि इसके ith पार्टिकल के साइड में jth पार्टिकल है, यानी कि जो इंटरनल फोर्स है पार्टिकल्स के बीच में वो बता रही हूँ मैं। पहले पार्टिकल का दूसरे के ऊपर, या दूसरे का हमारे पास ith के ऊपर, तीसरे का ith के ऊपर, चौथे का ith के ऊपर, ये क्या चीज़ें हमारी चल रही हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि इसकी वैल्यूज़ हम कैसी कैसी लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आपका, इसकी टोटल फोर्स लग जाएगा। अब न्यूटन सेकंड लॉ अगर अप्लाई कर रहे हो तो न्यूटन सेकंड लॉ से आपको तो सबको पता ही है कि हमारे पास जो F होता है यानी कि फोर्स होता है वो किसके इक्वल आता है, dp/dt के इक्वल आता है, ठीक है। अगर dp/dt के इक्वल आता है तो इसका मतलब मैं इसको dp/dt की फॉर्म में लिखूंगी, तो इसको p डॉट ही लिख देती हूँ, पी डॉट डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट टाइम, ठीक है, किसका, ith पार्टिकल के लिए बता रही हूँ। और ये भी हमारे पास क्या आता है, वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि p इज इक्वल टू एम वी वेलोसिटी की फॉर्म से बताएगा तो वेक्टर क्वांटिटी है ये भी, है ना। तो इसीलिए इन सब पे क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। ये डॉट लगाना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। डॉट को बहुत ध्यान से समझना कि कहाँ कहाँ मैं डॉट लगा रही हूँ, उनको बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। अब यहाँ पे आप अच्छे से बता सकते हो कि FIE क्या है आपका, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, और FIJ जो आप j इज इक्वल टू 1 to n बोल रहे हो, ये क्या है आपका इंटरनल फोर्स है ith पार्टिकल के ऊपर, किसकी वजह से, jth की वजह से, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे इंटरनल फोर्स ऑन ith पार्टिकल ड्यू टू jth पार्टिकल, ठीक है। अब ये कहता है कि मैंने यहाँ पे आपको ये बताया था कि ये इसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा होगा, ये इसके ऊपर भी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो हम यूँ कर लेते हैं, हम I और J का बता रहे हैं, तो J का I की वजह से और I का J की वजह से। अब हमें ये पता है कि क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है और न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली सी बात है थर्ड भी अप्लाई होएगा, है ना। थर्ड क्या कहता है कि एक का एक्शन हो रहा है तो रिएक्शन दोबारा से आएगा। इसका मतलब F12 किसके इक्वल होता है, माइनस ऑफ F21, तो यानी कि मैं FIJ लेके चल रही तो मेरे को माइनस ऑफ FJI भी बोलना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि नाउ assume that Newton third law is also true for this। अगर वो हमारे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल के किसके, अपने इंटरनल के लिए, इंटरनल फोर्स के लिए क्या हो गया, ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे FIJ जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ FJI के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये अगर इसके इक्वल हो रहा है तो आप एक काम करो ना, पहले जो आपने टोटल फोर्स बताया था उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके लिख दो, फिर जहाँ ये यूज़ होएगा वहाँ उसको पुट कर देना, ठीक है। तो आप लिखो now from all above इक्वेशन हमें क्या क्या मिल गया कि FI, ठीक है। अब ये n पार्टिकल के लिए दे रहा है तो 1 to n, ठीक है। ith पार्टिकल पे फोर्स कितना लग गया भाई, ith पार्टिकल पे फोर्स हमारा I माइनस में 1, हमारे पास कहाँ तक, n तक, जितना, क्योंकि अब देखो जो ये एक्सटर्नल फोर्स बता रहा है ये और सारों को उस पर करके एक के ऊपर बता रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 आएगा, I इज इक्वल टू 1 to n, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा I, और ये हमारे पास J इज इक्वल टू 1 to n, किसके ऊपर, J का फोर्स किसके ऊपर, n के ऊपर, ठीक है। कहाँ तक, n पार्टिकल के तक हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि ये मैंने दोनों सेम उसमें लिख दिए कि क्या आपको पता है इस IJ का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि I की वैल्यू भी हमारी 1 to n जा रही है और यहाँ पे J की वैल्यू भी कितनी जा रही है, 1, तो सेम लिमिट जा रही है, इसीलिए I, J करके मैं इसकी वैल्यू को लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो क्वांटिटी थी वो मेरी किसके इक्वल थी, PI की, और यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 to n PI डॉट भी मैं कर सकती हूँ। अब ये कहता है अगर ये इसके इक्वल थी, इसको आप ऐसे लिख रहे हो तो आप इसको और एक्सप्लेन कर दो ना, और क्वांटिटी के फॉर्म में भी तो लिख सकते हो। इसको कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं
कि मेरे पास जो क्वांटिटी है वो समीशन i इज इक्वल टू 1 to n पी आई डॉट है यहाँ पे, ठीक है। पी आई का मतलब क्या है, यहाँ पे एम वी होता है। अगर मैं इसको किसके फॉर्म में, अब देखो P इज, यहाँ से देखो P इज इक्वल टू एम वी के इक्वल होता है, ठीक है। V किसके इक्वल होता है, डी आर बाई डी टी, यानी एम डी आर बाई डी टी के इक्वल होता है। मैंने क्या कर रखा है, P डॉट, आपको पता है मास तो फिक्स होता है, इसका मतलब इसके ऊपर तो कोई चेंज नहीं आने वाला। ये एक बारी और डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, यानी कि एम डी टू आर बाई डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, इसको दोनों ऐसे नहीं लिख सकते, डी टू बाई डी टी का स्क्वायर और यहाँ पे एम आर ऐसे लिख देती हूँ, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। क्यों, क्योंकि एम का डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो वो तो जीरो हो जाएगा, फिर आपका आर एज इट इज, एम का डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो जीरो, प्लस में एम बाहर हो जाएगा और फिर दूसरी क्वांटिटी ये, तो इसका मतलब इसको ये लिख सकती हूँ। अगर मैं इसको इस फॉर्म में करके लिख सकती हूँ तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देती हूँ, है ना, डायरेक्ट लिख देती हूँ। डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम इसको डी टू बाई डी टी का स्क्वायर समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका एम आई डॉट आर आई लिख सकते हैं। मैंने अभी तो लिख के दिखाया आपको, एम आर की फॉर्म में डी टू बाई डी टी का स्क्वायर को कर सकते हैं ना पी डॉट की वैल्यू को, ठीक है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है और ये इनके इक्वल है। अब कहता है कि इनके इक्वल आप अगर कर रहे हो तो आप यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो ये तो टोटल लगा रहे हो, है ना, ये तो टोटल उसमें बता रहे हो। अब ये कहता है टोटल है, तो यानी कि ये तो दोनों पार्टिकल्स का एवरेज ले रहा है, इसका मतलब आई जे पे भी लगाएगा और जे आई पे भी लगाएगा। टोटल तो ऐसे ही लिया जाएगा, और आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूटन थर्ड लॉ, यानी आई जे जे आई के अपोजिट है, तो यानी कि दोनों फोर्स जीरो हो जाएगा। मैंने यही तो कहा था इंटरनल फोर्स को जीरो करके दिखा देना, बाद में यही तो बोला था इंटरनल फोर्स को जीरो करके दिखा देना। तो मैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे करने जा रही हूँ कि हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आईथ पार्टिकल पे जो लगा रहा था, यानी कि मैं टोटली कर देती हूँ उसको, जो मैं एफ ऑफ ई लिख रही हूँ, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स टोटल हमारे पास इसके इक्वल हो गया। अगर इंटरनल देखना चाहूँ तो इंटरनल आई और जे का जो मेरे पास एफ आई जे हमारे पास लग रहा है, उसको मैं कैसे बोल सकती हूँ, दोनों के, क्योंकि आई जे पे जितना लग रहा है जे आई पे भी तो उतना ही लग रहा है ना, जे आई पे भी उतना ही लग रहा है। इसका मतलब एफ ऑफ यहाँ पे कितना हो जाएगा, जे आई वैक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों फोर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे उसका मीन लिया जाएगा, ठीक है। मीन कितना हो जाएगा, एफ आई जे प्लस में कितना हो जाएगा, एफ जे आई। अगर ये दोनों हमारे पास सेम होते तो ट्वाइस टाइम हो जाता, ट्वाइस 2/2 यानी कि 1 हो जाता, तो एफ ऑफ आई जे लिखा जाता, ठीक है। अब ये कह रहा है ये न्यूटन्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है, थर्ड लॉ को फॉलो कर रहा है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो एफ आई जे इज इक्वल टू एफ जे आई को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ एफ आई जे, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो ये जीरो हो गया। इसका मतलब इंटरनल फोर्स क्या हो गया आपका, जीरो हो गया, ठीक है। इंटरनल फोर्स जीरो हो गया, तो सो वी हैव क्या, फ्रॉम, इसमें लिख लो, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। वी हैव फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड summation of I P I dot vector is equal to d2 by dt का स्क्वायर summation I M I dot R I vector is equal to F ऑफ एक्सटर्नल, यानी कि मैंने यहाँ पे ये प्रूफ कर दिया कि ये न्यूटन्स लॉ को फॉलो कर रहा है। और ओनली जो फोर्स हमारे पास बचा है बच्चे, वो कौन सा बचा है, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे थे वो बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, पूरा का पूरा इक्वेशन आपकी किसकी आ गई है, मोशन की, ठीक है। जो आप मोमेंटम जब उसको मूव करवा रहे थे उसकी इक्वेशन आ गई है, और वो सिर्फ किसकी वजह से है, जो आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया था उसकी वजह से है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। लेकिन एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे जो आप कंप्लीट उसका लेके चल रहे हो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का, तो खाली हम अब, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स ही उसको मूव करवा रहा है, इंटरनल नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या हुआ, पूरा एक्सटर्नल फोर्स जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तब हम एक पार्टिकल के बारे में नहीं बताते, ठीक है। जब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हो जाते हैं, बहुत पूरा सिस्टम है, पूरा बॉक्स फिल किया हुआ है पार्टिकल से, तो हम एक एक की मोशन को नहीं बताते, हम एक सेंटर ऑफ मास कंसिडर
कंसिडर करेंगे, उसका मोशन ही हम ये कहेंगे कि पूरा बॉडी उसी साइड ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहीं से ही हमारे पास क्या अराइज हुआ था, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल अराइज हुआ है। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन, वो भी टॉपिक लगे हाथ करेंगे। क्या, हेडिंग डाल लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, हेडिंग डाल लीजिए। सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमें करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्टम ऑफ मास किसको बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास किसको बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बताया कि जहाँ पे पूरा बॉडी है, ठीक है, हम ये मानते हैं कि सारे की तरफ बॉडी के उस पर क्या था, मास था, लेकिन हम ये मानते हैं कि पूरी बॉडी का मास इस जगह पे कंसंट्रेटेड है, तो इधर से कैसा मोशन होगा वो कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन वही होगी जो आपने बेटा 12th क्लास के अंदर 11th में जब आपके पास है ना सेंटर ऑफ मास का टॉपिक, ठीक है, जब आपने मोमेंटम वगैरह पढ़े थे, वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम वही अप्लाई करेंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ा होगा है ना, तो यहाँ पे भी आप वही अप्लाई करोगे। तो डेफिनेशन लिखिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम ऑफ particle can be defined as a point where if the entire mass of system is supposed to be concentrated and total external force is directly applied on it, then it moves exactly in same way as the system moves when the external forces act on it. ठीक है, इट्स पार्टिकल। जब एक्सटर्नल फोर्स को पूरे सिस्टम पे अप्लाई करती हो तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जो हमारे सारा पूरा सिस्टम मूव करता है, उसके ही जैसे हम सारे पार्टिकल का एक जो मास कंसंट्रेटेड जहाँ पे बोल रहे हैं ना, वो भी वैसा ही मूव करेगा, तो उसको मास को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो अब हमें इसको किससे बताना है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की फॉर्म में बताना है, तो उसकी तरह ही हमें इसको बताना पड़ेगा। तो एन पार्टिकल लेने पड़ेंगे, सिस्टम के बारे में बात कर रहे हो, रिजल्ट आपके पास पीछे वाला आया था जो मोमेंटम वाला, वही अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए, कंसिडर ए सिस्टम ऑफ n particles. Let Ri is position vector of ith particle and mi be its मास। ऐसे कंसिडर करते हैं ना, ये ओरिजिन की पोजीशन होगी, ये पोजीशन वेक्टर आई हो गया, यहाँ से हमारे पास एक एम आई हो गया, बहुत सारे पार्टिकल्स है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें इसको बताना है। ठीक है, इफ़ और ith पार्टिकल के लिए बता रही हूँ, उसी का ही मास, उसी का ही पोजीशन वेक्टर मैंने कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, लेकिन मैंने ith पार्टिकल चूज कर रखा है, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग ही बताऊंगी। इफ़ पी आई इज इट्स linear momentum at time t, then equation of motion of system can be
एक्सप्रेस्ड एज, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, करवाई थी पीछे, आई इज इक्वल टू 1 to n पी आई डॉट, ठीक है, यानी कि वन टाइम डिफ्रेंशिएशन इज इक्वल टू d2/dt का स्क्वायर समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई, ठीक है। ये किसके इक्वल आया था बेटा, आपका एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल ही आया था, ठीक है। अब ये कहता है ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी वेक्टर आएगा। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में बात करूँ तो ये टोटल m बता रहा है यहाँ से, ठीक है। तो मैं m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड भी कर देती हूँ और उसको बाहर निकाल लूँगी, ठीक है। उसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से d2/dt का स्क्वायर कैपिटल M मल्टीप्लाई कर दिया मैंने यहाँ पे, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई का वेक्टर डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू f एक्सटर्नल फोर्स, हमारे पास ये आ गया। अब m क्या है आपका, m इज इक्वल टू मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, यानी कि टोटल सिस्टम का मास हो गया, ठीक है। अभी कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन फिर से 0 हो जाएगा तो मैं इसको बाहर कर सकती हूँ, ठीक है। d2/dt का स्क्वायर समीशन i इज इक्वल टू 1 to n, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका एम आई आर आई डिवाइडेड बाय m, ये किसके इक्वल हो जाएगा, f ऑफ e के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये कहता है कि यहाँ पे अब ये पूरा का पूरा कितना है, एम आई आर आई बाय m हमारे पास आ गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक पूरा मास उसका बता रहे हैं, ठीक है। r को क्या लिख सकते हैं हम, पूरा पूरा r लिख सकते हैं। कंसिडर कर लो इसका कि पोजीशन वेक्टर बता रहा है, सारे को कंबाइन करके। आप यही तो कहते हो भाई पूरा सिस्टम है, इसका पोजीशन वैसा ही होगा, मूव वैसा ही करेगा जैसे ये सारा कर रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, r है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये किसके इक्वल आता है, मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट आता है, तो मोमेंटम का डॉट प्रोडक्ट यानी कि ये r होना चाहिए, है ना। तो क्योंकि f इज इक्वल टू p डॉट होता है, p डॉट यानी कि एम आर dr/d2r/dt का स्क्वायर, तो यानी कि ये r होना चाहिए। भाई पूरे सिस्टम का फोर्स निकालो, ये कैपिटल M है, सिस्टम का मास है, तो यहाँ पे कैपिटल R आना चाहिए। सारे पार्टिकल्स जहाँ पे जा रहे हैं उन सब का आप क्या निकाल रहे हो, वहाँ पे mr बता रहे हो, ठीक है। तो ये इसी के कॉरस्पॉन्डिंग होना चाहिए। इसका मतलब ये सारा केस किसके इक्वल होना चाहिए, r के। दैट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं, m d2 r वेक्टर बाई dt का स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ e, वेयर r वेक्टर को मैंने कैसे लिखा है, समीशन i इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई वैक्टर डिवाइडेड बाय m, ठीक है। और इसी को ही हमने क्या लिखा है, यहाँ पे ith पार्टिकल के लिए लिखा है, तो नीचे वाले को भी देखो एम आई आर आई डॉट वैक्टर, इस मैं देखो लिखो कैसे, लिख कैसे रही हूँ ये देखो, m को क्या लिख सकती हूँ, समीशन ऑफ एम आई, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, समीशन ऑफ आर आई बचा है, समीशन ऑफ आर आई यानी कि सारे पोजिशन वैक्टर का सम ही तो हो गया। समीशन का मतलब क्या होता है, सम, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो सम कर रहे हो तो सभी का क्या हो गया, यहाँ पे सम हो जाएगा, ठीक है। सभी का सम कर रहे हैं तो ये टोटल आपका क्या लिख सकते हो, आर वेक्टर लिख सकते हो ना सभी को आर वेक्टर, ठीक है। तो ये कहता है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इक्वेशन, तो जो ऊपर बताई थी मैंने ये वाली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, दिस इक्वेशन डिस्क्राइब्ड द मोशन ऑफ single particle of mass m having position vector r vector when external force is applied on it, ठीक है। जब एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं और क्या क्या चीज़ें और फाइंड आउट कर सकते हैं वो और देख लीजिए, ठीक है। अब ये कहता है कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, देखो एम आर वैक्टर, आपने इसको क्या लिखा था, समीशन ऑफ एम आई आर आई वैक्टर लिखा है, ठीक है। मैं क्या करती हूँ, इसको वन टाइम डिफ्रेंशिएशन कर देती हूँ, डिफ्रेंशिएट वंस विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिख देती हूँ ना, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से मास तो होएगा ही नहीं, सिर्फ इसका होएगा, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, और डी आर बाई डी टी कितना हो जाएगा, वेलोसिटी, यहाँ से भी क्या दे देगी, वेलोसिटी। इसका मतलब इस टर्म को मैं कैसे लिखूंगी, एम वी वैक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, समीशन आई इज इक्वल टू 1 to n, आपका नंबर ऑफ पार्टिकल n, तो ये कितना हो जाएगा आपका एम आई, और ये कितना हो जाएगा वी आई, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये कहता है, एक बारी आपने इसको किया,
सेकंड मैंने क्या कह दिया, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने एक बारी और डिफरेंशिएट कर दिया, आपको पता है वेलोसिटी एक बारी और डिफरेंशिएट हो गई ना तो एक्सेलरेशन हो जाता है, तो ये किसको बता देगा, एक्सेलरेशन को बता देगा। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to n MI/AI। ठीक है, अब ये कहता है कि ये इसके इक्वल हो गया। अब ये जो हमारी थर्ड क्वांटिटी आई थी इसी को ही मैं क्या लिख सकती हूँ, देखो वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ और एक्सेलरेशन की फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया था आपका, यहाँ से आया था आपका md2r/dt का स्क्वायर आपका किसके इक्वल आया था, f ऑफ एक्सटर्नल की फॉर्म में आया था। ठीक है, तो dr इसको dv लिख सकती हूँ ना। ठीक है, dv यानी कि एक्सेलरेशन, तो ma किसके इक्वल हो गया था, f ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल हो गया था। ठीक है, तो ये कहता है कि अगर मैं ये कह दूं ना कि हमारे पास कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है इसका मतलब तो ये हमारे पास क्या हो गया, मास तो या तो जीरो है या फिर एक्सेलरेशन जीरो। अब मास तो कभी जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रही, ठीक है, तो ये अपना एफ ऑफ ई किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब एम ए इज इक्वल टू जीरो, तो या तो मास को जीरो होना पड़ेगा या एक्सेलरेशन को जीरो होना पड़ेगा। मास तो हो ही नहीं सकता जीरो, क्योंकि पार्टिकल्स है तो मास तो कुछ ना कुछ रहेंगे, इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो होना पड़ेगा। एक्सेलरेशन यानी कि dv/dt इज इक्वल टू जीरो, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v की वैल्यू क्या आ गई, कॉन्स्टेंट। इसका मतलब जो पार्टिकल मूव कर रहा होगा वो किससे कर रहा होगा, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिखोगे 10 the velocity of center of mass of system of particle is constant when no external force act on इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो गया है। इसके बाद आपकी कंजर्वेशन थ्योरम रह गई लीनियर की और एनर्जी की, उसके बाद फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी बच्चों। ठीक है, फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो जाएगी, आप यहाँ तक इसको कंप्लीट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।